ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूज़ क्यों है। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2022 के तहत 2020 में एक प्लान बना था जिसको बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान बोला था। यानी बिजनेस को रिफॉर्म करना और आगे भविष्य में भारत में बड़ी आसानी से क्या हो सके, बिजनेस हो सके, उसका पूरा स्टेज बनाई थी, उसको ये बोला गया था 2020 का। और इस BRAP के तहत राज्य यानी स्टेट्स और यूटीज़ की 5th असेसमेंट रिपोर्ट आई है, 5वीं। यानी कि रैंक मिली है कि किस राज्य में सबसे आसान है व्यापार करना, फिर कहाँ, फिर कहाँ, फिर कहाँ, फिर कहाँ। तो ये BRAP जो है यानी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, इसको स्टार बना लेना और अच्छे से इसका फुल फॉर्म याद कर लेना। इसको 2014 में स्टार्ट किया था बाय DPIIT। DPIIT क्या होता है? इट इज़ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। एक ऐसा विभाग जो उद्योगों को आगे बढ़ाता है और आंतरिक जो व्यापार होता है उसका भी संवर्धन करता है। यानी कि इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड जो होता है उसे आगे बढ़ाने का काम इस विभाग का होता है। इसी को ये काम दिया जाता है BRAP तैयार करने का। ईज़ ऑफ डूइंग, सुधारों को आगे बढ़ाने की इसके अंदर बात हुई है। डायरेक्ट हम देख लेते हैं। 15 व्यावसायिक नियामक क्षेत्र होते हैं, यानी 15 कैटेगरीज होती हैं। कुल मिला के 103 सुधार बिंदु वगैरह दिए हैं, रिफॉर्म्स के पॉइंट्स दिए हैं। BRAP की रैंकिंग क्या क्या है? तो टॉप अचीवर्स में आंध्र प्रदेश है, उसके बाद में नॉर्मल अचीवर्स में हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश है। आकांक्षी है यानी जो अभी बहुत पीछे हैं लेकिन आगे बढ़ने की पूरी उम्मीद है, उसमें आसाम, केरल, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल हैं क्योंकि ऑलरेडी आगे बढ़े हुए हैं। और उसके बाद में इमर्जिंग बिजनेस इकोनॉमीज़ में निकोबार, बिहार, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर, नागर हवेली, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा है। यानी इनमें पोटेंशियल बहुत है, काम और किया जा सकता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2002 में वर्ल्ड बैंक ने स्टार्ट किया था। ओके। और भारत की इस साल की 2022 की रैंकिंग 63rd है। असल में 2020 की रैंकिंग भी 63rd थी, 2022 की भी 63rd ही है। मतलब भारत 143 के आसपास आता था और सीधे जंप करके 63 पे आ गया, और ये काम इंडिया ने केवल 5 साल में किया है। ये बहुत अच्छी बात है। ईज़ ऑफ डूइंग में हम अभी बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी फ़िलहाल के लिए भी किसी भी कॉरपोरेट का जो लाइफ साइकिल होता है, कारोबार का जीवन चक्र होता है, वो कैसे चलता है? पहले आपको कारोबार शुरू करना पड़ता है। शुरू करने के बाद में आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि कंस्ट्रक्शन करें। कंस्ट्रक्शन के बाद में आपको बिजली चाहिए। बिजली के बाद में आपको प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन होता है, उस व्यापार का रजिस्ट्रेशन होता है, वो करवाना पड़ता है। लोन्स वगैरह लेने और चुकाने पड़ते हैं। उसके बाद में जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है कि उनको नुकसान ना हो जाए आपकी कंपनी में पैसा डालने से। टैक्स वगैरह आपको पेमेंट करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है ना। सीमा पार व्यापार भी करना पड़ता है बाहर विदेशों में। उसके बाद जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं, लीगल एग्रीमेंट्स यानी अनुबंध जो होते हैं, उनको लागू करना होता है। और अगर आप टाइम पर लोन नहीं चुका पाए तो बैंकरप्सी की तरफ अगर आप जा रहे हो तो उसका भी थोड़ा समाधान करना पड़ता है बैंकों से बात करके। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, इसको पढ़िएगा ज़रूर। EODB में सुधार। EODB यानी वही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में किस तरीके से गवर्नमेंट रिफॉर्म लाती है। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें बताई गई है, जैसे स्पाइस प्लस, काफ़ी समय वेब आधारित स्पाइस प्लस और एजिली प्रो करके फॉर्म की शुभारंभ किया था। ठीक है, मतलब इस स्पाइस प्लस से क्या होता है, कंपनीज़ का रजिस्ट्रेशन का टाइम बच जाता है। तो यहाँ ये टाइम को बचाने के लिए बनाई गई थी वेबसाइट और पोर्टल। फिर आइस गेट है, यानी इंडिया कस्टम इलेक्ट्रॉनिक गेटवे। इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो टाइम लगता है उस टाइम को कम करना होता है, तो उसको आइस गेट कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये सीधे सीधे पूछ लेंगे कि भैया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़ा हुआ क्या क्या है समाधान है, तो आइस गेट है, स्पाइस है, OBPS भी है, यानी ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम, ऑनलाइन बिल्डिंग अनुमति प्रणाली। ठीक है, उसके अलावा IBC है, दिवाली और संशोधन समता संहिता। बैंक्रप्सी, इंडियन बैंक्रप्सी कोड कहते हैं इसको, किस तरीके से कंपनी को बचाया जाए।
जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो 2014 में लेने जाते थे तो 105 दिन लगते थे, अब 2019 में वो घट के 53 डेज़ हो गया है, तो ये एक अच्छी बात है। चुनौतियाँ क्या हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में? इंडिया आसानी से बिजनेस सेटअप क्यों नहीं कर पाता, उसके चैलेंजेस क्या हैं? तो यहाँ पर सारे चैलेंजेस दिए गए हैं, इनको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, श्रम सुधार में कमी है। ठीक है, बेसिक पॉइंट्स याद रखना, लैंड, लेबर और कैपिटल, इनको सुधार दो तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अपने आप सुधर जाएगा। देन नथिंग एल्स, बाकी सिर्फ बातें हैं। अगली न्यूज़ है डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया के कुल मिला के 9 स्तंभ होते हैं। न्यूज़ पहले देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया वीक को संबोधित किया। डिजिटल इंडिया वीक मनाया जुलाई में, और इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीकों और लाभार्थियों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो होता है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, उसकी वजह से मीडिएटर्स से कम 2.23 लाख करोड़ रुपए बचे हैं। देखो, गवर्नमेंट पैसा देती है गरीबों को, पहले बीच में आते थे मीडिएटर, बिचौलिए, अब डायरेक्ट गवर्नमेंट किसको पैसा दे देती है बैंक खाते में? गरीबों को। ऐसा करने से बीच में बिचौलिए ख़त्म हो गए, और ख़त्म होने से कुल मिला के कितने पैसे बचे? 2.323 लाख करोड़ रुपीस बचे। मतलब तारीफ़ें की गई हैं डिजिटल इंडिया की, और ढेर सारे अकाउंट जो बनाए सरकार ने गरीबों के, उसकी। डिजिटल इंडिया जो है वो मीएटी द्वारा चलता है, 2015 में स्टार्ट किया था। मीएटी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय भी कहते हैं इसको। इसका काम है कि डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ हैं, 9 पिलर्स होते हैं, ये याद रखना, 9 पिलर्स होते हैं डिजिटल इंडिया के। और इसमें ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करना, मोबाइल कनेक्टिविटी सबके पास पहुंच जाए, हर एक के पास मोबाइल पहुंच जाए, इंटरनेट पहुंच जाए, ये सब चीज़ें आती हैं। ई गवर्नेंस इसके अंदर आता है, ई रेवोल्यूशन, ई क्रांति इसके अंदर आता है। ठीक है, सभी के लिए सूचना, राइट फॉर इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन इसके अंदर आता है। एम्प्लॉयमेंट्स भी आता है, अर्ली हार्वेस्ट जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी आते हैं। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम यानी स्किल ट्रेनिंग वगैरह इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। देन इस कार्यक्रम में यानी जुलाई में जो प्रोग्राम चल रहा था डिजिटल इंडिया के लिए, डिजिटल इंडिया वीक, इसमें क्या क्या लॉन्च हुआ है, प्लीज़ ये बहुत बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें लॉन्च काफ़ी चीज़ें हुई हैं। जैसे डिजिटल इंडिया भाषिणी, इंटरनेट और जो भी इंटरनेट है उसमें इंडियन लैंग्वेजेस को आगे बढ़ाने का काम, तो उसके लिए डिजिटल इंडिया भाषिणी स्टार्ट हुआ है। उसके बाद में डिजिटल इंडिया जेनेसिस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ताकि डीप टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म्स को डेवलप किया जा सके। उसके बाद में इंडिया स्टेक डेटा ग्लोबल स्टार्ट किया है। ये क्या होगा, एक तरीके से हम यूपीआई, डिजी लॉकर जो यूज़ करते हैं, आधार जो यूज़ करते हैं, इन सारी परियोजनाओं का एक स्टोरेज होगा, वैश्विक भंडार होगा, उसको इंडिया स्टेक डेटा ग्लोबल बोला जाता है। सारी प्रोग्राम्स एक साथ दिखेंगी। देन चिप्स टू स्टार्टअप, ठीक है, संस्थानों को ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पर दी जाएगी, वो सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं। तो देखो, गवर्नमेंट ने क्या क्या पहल की है। सरकार ने डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए ई गवर्नेंस को के क्षेत्र में 2 चीज़ें की हैं। कॉमन सर्विस सेंटर बनाया ताकि लोग उस सेंटर में जाएं और गवर्नमेंट क्या कर रही है उसकी जानकारी ले सकें। दूसरा, डीबीटी लेकर आए हैं, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी सरकार अब डायरेक्ट आपके खाते में पैसा डालती है, तो ये डिजिटल इंडिया का फ़ायदा हुआ। दूसरा एरिया है एग्रीकल्चर में ई नाम बना है। ई नाम यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाज़ार, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ताकि किसानों के लिए अच्छी मूल्य पर बिना फसलों को बर्बाद किए अच्छी आमदनी के साथ किसानों की हेल्प हो सके, किसान डायरेक्ट अपना माल ऑनलाइन बेच सके। स्वास्थ्य हेल्थ सेंस के एरिया में ई संजीवनी लॉन्च किया था। ठीक है, और ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल स्वास्थ्य विभाजन को रोका जा सके। यानी डिफरेंसेस जो होते हैं कि अर्बन में बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है, रूरल में कम फैसिलिटी मिलती है, ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को क्या करना है, इक्वल करना है। दूसरा है कोविन स्टार्ट किया है, यानी 18 महीनों के अंदर भारत ने 200 करोड़ टीके लगा दिए थे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, डिजिटल इंडिया से ही हो पाया था। आपके पास मैसेज वगैरह आते थे, वो उसी से आते थे। एजुकेशन में स्वयं स्टार्ट किया है
कि भैया जो रूरल्स हैं या गरीब बच्चे हैं उनका और अमीर बच्चों या शहरी बच्चों के बीच में जो डिवाइड है एजुकेशन का उसको कम करना, उसके लिए स्वयं लॉन्च किया है। फाइनेंस के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, ताकि आपको लोन मिल सके, पेंशन मिल सके, आपको बाकी सारी चीज़ें मिल सके, उसके लिए वित्तीय साक्षरता दी जाने का प्रोग्राम प्रधानमंत्री जन धन योजना है। फिर कौशल आता है, उसके स्किल्स के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पीएमजी दिशा। पीएमजी दिशा जो है वो विशेष रूप से ग्रामीण आबादी के लिए लक्षित करते हुए डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करना है। यानी कि जो अर्बन या रूरल एरिया में जो पॉपुलेशन होती है उनको सिखाना कि इंटरनेट कैसे चलता है, तो इस तरीके से डिजिटल डिवाइड ख़त्म हो जाएगा। सर्ट इन बट वेरी इंपॉर्टेंट, जो अगर साइबर अपराध होते हैं, साइबर जो क्राइम्स होते हैं उनको रोकने के लिए सर्ट इन लॉन्च किया है। और ये एक तरीके से हर संस्था से जुड़ता है, जो खुफिया संस्थाएं होती हैं, सीबीआई पुलिस होती है, ताकि अपराधियों के रिकॉर्ड मेंटेन हो सकें, सबको पता चल सके। इसी के साथ साथ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेनिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS को भी लॉन्च किया है। ये लॉन्च हो चुके हैं और ये हर एक पर बड़ी बड़ी न्यूज़ बनी है। इन सब को डिजिटल इंडिया से ही जोड़कर देखा जाता है। फिर चुनौती है, यहाँ पर चुनौतियाँ हैं भैया। पहली चुनौती ये है कि ग्रामीण और शहर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है डिजिटल इंडिया को लेकर। इंटरनेट की कम जानकारी रहती है, निरक्षरता बहुत ज़्यादा है, पता नहीं है लोगों को इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट में इंडिया में अगर वुमेंस को देखो तो 33.3% महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती हैं और पुरुष इसमें ज़्यादा हैं, यानी 57.1%। साइबर सुरक्षा का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, लगातार बाहर से अटैक होते हैं, चाइना भी रहता है इस अटैक्स में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगला है एनर्जी पॉवर्टी। G7 सम्मेलन हुआ है और ये सम्मेलन इस साल हुआ है जुलाई में जर्मनी में। और इस सम्मेलन में PM मोदी ने बात उठाई है अबाउट एनर्जी पॉवर्टी की, ऊर्जा निर्धनता। आप गरीब हो, मतलब आपको 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, तो आप क्या हो, एनर्जी पॉवर्टी में आते हो। तो इन्होंने कहा है कि हमें साथ मिलकर इस पॉवर्टी को समाप्त करना चाहिए, ठीक है। और ये सब लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका वगैरह में ऊर्जा निर्धनता दिखती है। एनर्जी पॉवर्टी क्या होती है, उसके रीज़न क्या होते हैं? तो पहला रीज़न ये है नेचुरल, आपके पास कोयला नहीं है तो आप बिजली कैसे बनाओगे। गवर्नेंस, यानी आपकी योजना इतनी प्रभावी नहीं है। आर्थिक कारण, फिनेंशियल जो भी इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं, देश कमज़ोर है वगैरह वगैरह, इकनॉमी चल नहीं पा रही है, GDP बढ़ नहीं पा रही है, वो सब। देन यहाँ लिखा हुआ है कि अफ्रीका के 30% के पास बिजली कनेक्शन ही नहीं है आज तक, तो बड़ी स्थिति ख़राब है। टेक्निकल रीज़न हो सकते हैं जैसे कि चोरी हो जाना बिजली का, लोग चोरी भी करते हैं। अदर रीजंस भी हो सकते हैं जैसे कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो भैया बिजली की आपूर्ति काट दी गई है, लोग बड़ी मुश्किल से ज़िंदा हैं वहाँ पर। और इसको ख़त्म करने के लिए उठाए गए यहाँ पर कदम हैं, जैसे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसको सौभाग्य बोला है। बहुत ही प्यारा और अच्छा इनिशिएटिव है, हर घर में बिजली पहुँचाएंगे। सोलर स्टडी लैंप्स का वितरण किया था सरकार ने, है ना, बच्चों के लिए, ताकि सोलर लैंप में वो पढ़ सकें। LED, पुराने बल्बों को हटाकर LED वगैरह लगाई गई हैं, LED को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। PM कुसुम स्टार्ट किया है, ये भी एक ईंधन को बचाने के लिए किसानों के लिए PM कुसुम है, ठीक है। उसमें किसान भी कमा सकते हैं। तो ये सारी टोटल न्यूज़ रही है, नथिंग मोर नथिंग लेस। देन आखिरी न्यूज़ है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, इसको मैं छोटे में ही समझा देता हूँ। DMF क्या होता है? ऐसा एरिया जहाँ पर कुछ कोयला, मिनरल, मैग्नीज या कोई भी खनिज मिलते हैं, उस इलाके में बड़ी खुदाई होती है और गड्ढे बन जाते हैं, और उस इलाके में रहने वाले लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको पॉल्यूशन से सामना करना पड़ता है, उनको या तो हटना पड़ता है वहाँ से, बहुत प्रभावित होते हैं वो। तो वो ज़्यादा प्रभावित ना हो और उनके लिए आगे सरकार कुछ मदद करे, क्योंकि उनका एरिया छीना जा रहा है, तो उसके लिए उस ज़िले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनता है, ठीक है। बस ये वही है, न्यूज़ पढ़ लो,
केंद्र ने DMF फंड के उपयोग के मानदंडों को कठोर करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। यानी जो भी ये फाउंडेशन होता है, इसके अंदर जो फंड्स इकट्ठे होते हैं, ढेरों पैसा इकट्ठा होता है उन लोगों के लिए जो इस खनन से प्रभावित होते हैं, तो दिशा निर्देश वगैरह जारी किए हैं उनको। जारी तो हो चुके हैं, गाइडलाइंस तो जारी हो चुकी हैं कि क्या करें उनका, उनके फंड्स का, और वो फंड्स कैसे बांटें, लेकिन उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बात की है, क्योंकि सरकार को ऐसा लग रहा है कि शायद पूरा पैसा लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। तो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ यहाँ पर, आप पॉज करके इसको ज़रूर पढ़ लेना अगर आपको ठीक लगता है तो। जैसे मुख्य निर्देश क्या दिए हैं, जैसे 5 ईयर्स का पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करना होगा कि 5 साल में कितनी खुदाई होगी और कितने लोगों को और इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो सब इसमें। फिर आपको ये प्लीज़ ये याद रखना, खान और खनिज, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2021, ठीक है, इसको MMDR बोला जाता है। MMDR का मतलब होता है माइन मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। ये 2015 में बना था। इससे माइंस और माइंस का रेगुलेशन कैसे होगा, किस तरीके से DMF बनाया जाएगा। देखो DMF जो बनता है वो इस कानून से बनता है, और ये कानून 2015 में बना था और 2021 में इसका अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। सिचुएशन क्या है, पूरे इंडिया में 600 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर खनन होता है, माइनिंग होती है, तो DMF फंड उन्हीं के लिए बनाए गए हैं। तो हर ज़िले में 600, हर ज़िले में अपने अपने फ़ंड होते हैं, तो टोटल 600 DMF फंड है। इसमें कुल मिला के 60,000 के आसपास पैसा इकट्ठा हुआ है, 60,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं, और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। ये काफ़ी रहेगा, इतना जान लेना आपको, और बाकी का जो करंट अफेयर है वो हम कल समझेंगे।